हेलो स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी और हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी क्लास 12th के लिए। बिजनेस स्टडी जो है हिंदी में कर रहे हैं हम, व्यवसाय अध्ययन। काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे सर हिंदी में कराइए, इसलिए हिंदी में करा रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था हमने लास्ट लेक्चर के अंदर, और चैप्टर नंबर 1 के अंदर जो है हम एक लेक्चर कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 2 है आपका। तो फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो सबसे पहले आप फर्स्ट लेक्चर देख लीजिए। उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई, आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम करने वाले हैं प्रबंध की विशेषताएं। हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, प्रबंध की प्रकृति एवं महत्व। तो प्रबंध की जो प्रबंध है उसका अर्थ और उसकी परिभाषा और उसके बारे में जो इंट्रोडक्शन है, परिचय है, वो हमने कर लिया है। आज हम करने वाले हैं प्रबंध की विशेषताएं। जो प्रबंध है उसकी विशेषताएं क्या। तो सबसे पहली विशेषता जो है वो है प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्य को इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। उद्देश्य किसी उद्देश्य जो है किसी चीज का कुछ उद्देश्य होता है, कुछ हम करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है। तो प्रबंध का भी कुछ उद्देश्य होता है। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ऐसे ही प्रबंध नहीं करते हैं, प्रबंध का कुछ उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, उस लक्ष्य की पूर्ति हेतु प्रबंध किया जाता है। तो किसी भी संगठन के कुछ मूलाधार उद्देश्य होते हैं जिसके कारण उसका अस्तित्व है। यह उद्देश्य सरल एवं स्पष्ट होने चाहिए। आप प्रबंध क्यों कर रहे हो, है ना, आप प्रबंध नाम की वो प्रोसेस क्यों कर रहे हो, इसलिए कर रहे हैं हम प्रबंध क्योंकि प्रबंध का कुछ उद्देश्य होता है और प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया ही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बिजनेस ले लो तो उस बिजनेस का कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है और वो उद्देश्य होता है लाभ की प्राप्ति या लाभ कमाना। फॉर एग्जाम्पल एक स्कूल ले लो तो स्कूल का जो उद्देश्य होता है वो होता है एजुकेशन, शिक्षा, है ना, बढ़िया एकदम अच्छी शिक्षा देना, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराना स्टूडेंट्स को। और जैसे संदीप माहेश्वरी है, इनका उद्देश्य क्या है, लोगों को मोटिवेट करना, है ना, लोगों को मोटिवेशन देना। ओके, तो और जैसे एक सोसाइटी है ये वाली, इस सोसाइटी का उद्देश्य है, ये सोसाइटी का उद्देश्य है कि जो हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, जो किसी भी वजह से, जैसे अपंग है, जो कोई ब्लाइंड है या सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, किसी की पैर नहीं है, किसी भी प्रकार का अगर उनमें हैंडीकैप्ड है तो उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको शिक्षा देना ताकि वह भी अपने जीवन को अच्छे से जी सकें और कुछ कर सकें। तो ये इनका उद्देश्य है। तो हर व्यापार का, हर सोसाइटी का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन का, संगठन का एक उद्देश्य होता है और उस उद्देश्य की पूर्ति हेतु प्रबंध किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकंड नंबर है प्रबंध सर्वव्यापी है। प्रबंध जो है यानी कि मैनेजमेंट, प्रबंध यानी वो क्या है बेटा, सर्वव्यापी है, मतलब सब जगह मौजूद है। ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहां पर प्रबंध नहीं होता है। जो हमने फर्स्ट लेक्चर किया था उसके अंदर मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे, है ना। चाहे आप स्कूल ले लीजिए, वहां पर भी मैनेजमेंट होता है ना। चाहे आप हॉस्पिटल ले लीजिए, वहां भी प्रबंध होता है। चाहे आप जो है पॉलिटिकल पार्टी ले लीजिए, चाहे आप कोई ऑफिस ले लीजिए, व्यापार ले लीजिए, हर जगह प्रबंध होता है। चाहे आप इस प्रकृति को ले लीजिए, यहाँ पर भी अच्छे से मैनेजमेंट होता है, प्रबंध प्रकृति अपना करती है। ठीक है, तो प्रबंध जो है वो सर्वव्यापी है, हर जगह है। ठीक है, तो संगठन चाहे आर्थिक हो यानी कि पैसा कमाने के लिए, सामाजिक जैसे कि सोसाइटीज होती हैं, बिना लाभ कमाना उनका उद्देश्य नहीं होता है ना। समाज सेवा उनका उद्देश्य होता है, जैसे मंदिर में ट्रस्ट हो गए, है ना, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो सामाजिक होती हैं, उन वहां पर भी प्रबंध होता है। ठीक है, और आर्थिक मतलब जो व्यापार हो गए जिनका उद्देश्य लाभ कमाना होता है, वहां पर भी प्रबंध होता है। राजनीतिक जितनी भी पार्टियां होती हैं उनमें भी पूरा मैनेजमेंट होता है, और अगर वहां प्रबंध नहीं हो तो फिर वो पार्टी का काम पक्का हो जाता है। अभी आपने सुना ही होगा, रिसेंटली अगर पेपर पढ़ते हो तो काफ़ी सारी पार्टीज है यूपी साइड में, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है प्रबंध नहीं होने की वजह से उनकी इमेजेस बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, डाउन हो रही है।
प्रबंध की क्रियाएं सभी में समान है। हर जगह मैनेजमेंट करने का तरीका जो है, जो क्रियाएं हैं वो समान है। एक पेट्रोल पंप के प्रबंध की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि एक अस्पताल, एक विद्यालय की। पेट्रोल पंप पे मैनेजमेंट जरूरी है ना, वरना कितनी सारी लड़ाई झगड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाएगा, पेट्रोल पंप में भीड़ लग जाएगी। इसीलिए क्या होता है, लाइन से आते हैं, डीजल का अलग, बाइक के लिए पेट्रोल अलग होता है, कार की लाइन अलग होती है, और उनको मैनेज करने वाला एक पैसे लेने वाला होता है, एक पेट्रोल फिल करने वाला होता है, पेट्रोल भरने वाला होता है ना। एक साइड में एटीएम भी होते हैं ताकि लोगों के पास पैसे नहीं होते, एटीएम से निकाल लें। उसके पास में जो है ऑफिस भी बना होता है कोई शिकायत सुझाव के लिए, तो एक है ना। और अगर आग वगैरह लगने का डर होता है तो अग्निशामक यंत्र जो आते हैं वो भी रखे होते हैं, है ना। तो वहां पर पूरे प्रबंध की जरूरत होती है ताकि लोगों को कोई सुविधा असुविधा नहीं हो, लोग पेट्रोल भरा के रवाना हो जाए। और इससे क्या होगा, इससे जो पेट्रोल पंप है उसकी कमाई बढ़ेगी, उसको लाभ ज्यादा होगा, बिक्री ज्यादा होगी। तो वहां पर मैनेजमेंट की जरूरत है। अगर वहां पर ऐसा मैनेजमेंट नहीं हो तो, है ना, तो फिर वहां पर प्रबंध नहीं होगा। तो वहां प्रबंध की जरूरत होती है। तो जितनी प्रबंध की जरूरत एक पेट्रोल पंप पर होती है, उतनी ही प्रबंध की जरूरत एक हॉस्पिटल के अंदर भी होती है, उतनी ही प्रबंध की जरूरत एक आपके स्कूल के अंदर भी होती है, उतनी ही प्रबंध की जरूरत एक बड़े व्यापार के अंदर होती है, जैसे आईटी कंपनीज वगैरह बड़ी बड़े बिजनेस होते हैं, वहां पर भी होती है। तो हर जगह प्रबंध की जरूरत होती है, इसलिए प्रबंध सर्वव्यापी है। भारत में प्रबंधकों का जो कार्य है, भारत में प्रबंधकों का जो कार्य वह यूएसए, जर्मनी, जापान में भी होगा। मतलब जैसा यहाँ पर मैनेज करते हैं वहां पर भी किया जाएगा, लेकिन वहाँ परिस्थितियां थोड़ी चेंज होती है, तो उस हिसाब से उनका निर्णय लिया जाता है। वह इन्हें कैसे करते हैं भिन्न हो सकता है। ये भिन्नता भी उनकी संस्कृतियों, रीति रिवाज एवं इतिहास की भिन्नता के कारण हो सकती है। कहने का मतलब है, देखो प्रबंध है तो सब जगह, हर जगह आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सब जगह आपको प्रबंध करना पड़ेगा। लेकिन जैसे जापान, अमेरिका, यूएसए और इंडिया, यहाँ पर सब जगह प्रबंध की जरूरत होती है, मैनेजमेंट की जरूरत होती है, चाहे वो कौन सा ही क्षेत्र क्यों ना हो। लेकिन वहाँ पर परिस्थितियां थोड़ी अलग होती है, संस्कृति अलग होती है, लोगों का रहन सहन अलग होता है, जिसकी वजह से प्रबंध तो करना पड़ता है, लेकिन प्रबंध के थोड़े तरीके अलग अलग अपनाए जाते हैं। जैसे कोविड-19 जब आया था, अगर यूएसए के अंदर जैसे वहां पर मैनेजमेंट किया गया लॉकडाउन लगा, है ना, तो मैनेजमेंट प्रबंध करना पड़ा। प्रबंध क्या करना पड़ेगा, भाई लोगों को बोला कि घरों में रहिए, बाहर न निकलिए, कोरोना वायरस फैल गया है, वैक्सीनेशन लगा दीजिए। तो लोग बस घरों में चुपचाप बैठ गए। लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ये चीज बोलने से होगी क्या, नहीं। यहाँ पर आपने देखा होगा कई लोगों की पुलिस वालों ने जम करके पिटाई करी, तब जाके वो घर पे बैठे, और उसके बाद पिटाई के वीडियो वायरल हुए, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी उसके बाद भी लोग नहीं सुधरे, है ना। तो यहाँ मैनेजमेंट करने के तरीके अलग है, वहाँ मैनेजमेंट करने के तरीके अलग है। वहाँ आराम से बैठ गए लोग, यहाँ पर जबरदस्ती बिठाया गया, लेकिन प्रबंध तो दोनों जगह करना पड़ा, है ना। लॉकडाउन तो दोनों जगह सफल हुआ। ओके, ठीक है। तो ये हो गया, प्रबंध जो है वो सर्वव्यापी है, लेकिन वहाँ की संस्कृति, रीति रिवाज, वहाँ के लोगों की थिंकिंग क्या है, उसके हिसाब से जो है प्रबंध के तरीके थोड़े अलग अलग अपनाए जा सकते हैं, लेकिन प्रबंध करना सब जगह पड़ता है। ओके, नेक्स्ट है प्रबंध बहुआयामी है ना। एक ही टाइम में हर जगह प्रबंध होता रहता है, चाहे वो काम में हो, चाहे वो लोगों का हो, चाहे वो बिजनेस ऑपरेशन का हो, हर जगह प्रबंध होता है। यानी कि प्रबंध बहुआयामी है, प्रबंध की बहुत सारी भुजाएं हैं, एक तरीके से अपन कह सकते हैं। प्रबंध एक जटिल कार्य है जिसके 3 प्रमुख परिणाम है, जो इस प्रकार है। क्या है, सबसे पहले कार्य का प्रबंध होता है। सभी संगठन किसी न किसी कार्य को करने के लिए होते हैं। स्कूल क्या कार्य करने के लिए होता है, बच्चों को एजुकेशन देने के लिए होता है ना। और मंदिर क्यों होते हैं, क्योंकि वहां पर आस्था का विषय होता है, लोग जो है पूजा पाठ वगैरह करते हैं, अपनी आस्था लेके आते हैं, ठीक है। तो वहां पर भी मैनेजमेंट जरूरी है, ठीक है। हॉस्पिटल में भी मैनेजमेंट जरूरी है, क्योंकि वहां काम क्या होता है, लोगों का इलाज करना होता है, ठीक है। व्यापार में लाभ कमाना हो सकता है, ठीक है। सामाजिक ट्रस्ट बने हुए हैं, उनकी सेवा करना हो सकता है, जैसे सोनू सूद का जो ट्रस्ट है वो सेवा करने का उद्देश्य है उनका। लेकिन कुछ ना कुछ कार्य तो करते ही हैं, भले कोई संगठन क्यों हो, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, कोई भी संगठन क्यों ना हो, वहां पर कुछ ना कुछ कार्य करना होता है ना। तो उस कार्य करने का प्रबंध करना पड़ता है, वो जो काम हो रहा है उसका मैनेजमेंट करना ही पड़ता है। तो कारखाने में किसी उत्पादक का विनिर्माण होता है, कारखाने में कोई उत्पाद बनता है, तो एक वस्त्र भंडार में ग्राहक की किसी आवश्यकता की पूर्ति की जाती है
है ना, अस्पताल में एक मरीज का इलाज किया जाता है। तो इन सभी जगह जो है प्रबंध करना पड़ता है, इसलिए प्रबंध बहुआयामी है। लोगों का प्रबंध, मानव संसाधन, मैंने आपको पहले बताया था एक व्यापार के अंदर कई तरीके के संसाधन होते हैं, जिसमें दो मेन है, भौतिक और मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन और भौतिक संसाधन। मानवीय संसाधन जो है वो भौतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। इन दोनों के बीच में रिलेशन बता के 5M भी बताए थे मैंने, है ना। तो वो जो 5M थे, मैन, मनी, मशीन, मटेरियल और मेथड, तो जो मैन था फर्स्ट, यानी कि आपके मानवीय संसाधन जो थे उनका भी प्रबंध करना पड़ता है ना। नहीं तो वो ऐसी की तैसी कर देंगे। बहुत सारी खोपड़ियां होती है ना, ये जितनी भी खोपड़ियां घूमती है ना, इनके सबके दिमाग के अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। अगर उनको मैनेज नहीं किया गया, उनका प्रबंध नहीं किया गया ना, तो वो खोपड़ी काम का कुछ भी कर सकती है। इसलिए ओके, तो मानव संसाधन अर्थात लोगों की किसी भी संगठन की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। सबसे बड़ी संपत्ति ये क्यों होती है? लोग एक व्यापार के अंदर सबसे बड़ी संपत्ति क्यों कहा गया है? मशीन को क्यों नहीं बोला, मनी को क्यों नहीं बोला, मटेरियल को क्यों नहीं बोला, मेथड को क्यों नहीं बोला, मैन को ही क्यों बोला? क्योंकि मानवीय संसाधन ही भौतिक संसाधनों का उपयोग करके संस्था को चलाते हैं। भौतिक संसाधन अपने आप थोड़ी चलेंगे, मानवीय संसाधनों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए असली संपत्ति तो मानवीय संसाधन ही है। तकनीक में सुधारों के बाद भी लोगों को काम करा लेना भी प्रबंधक का प्रमुख कार्य होता है। प्रथम तो यह कि कर्मचारी को अलग अलग आवश्यकताएं व्यवहार वाले व्यक्तियों के रूप में मानकर व्यवहार करता है। मतलब सबसे पहले अलग अलग व्यवहार के लोग होते हैं तो उनका प्रबंध करना जरूर होता है। दूसरे लोगों के साथ उन्हें एक समूह मानकर व्यवहार करना होता है। मतलब लोगों को समूह के हिसाब से उनका मैनेजमेंट करना होता है। लेकिन लोगों का प्रबंध करना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो ये खोपड़ियां जो है ना, ये काम तमाम कर देती है किसी भी चीज का। नेक्स्ट, परिचालन प्रबंध। परिचालन मतलब संगठन कोई भी क्यों ना हो, उसका अस्तित्व किसी न किसी मूल उत्पाद या सेवा को प्रदान करने पर टिका होता है ना। तो मतलब एक व्यापार या कोई भी संगठन होता है ना, कुछ लोगों को देता है। वो प्रॉफिट के बदले दे सकता है, सेवा के बदले दे सकता है ना, किसी वस्तु का दे सकता है। तो उनका भी मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है, प्रबंध करना जरूरी है, ताकि वह उत्पाद व सेवा ग्राहक तक ऑन टाइम सही तरीके से पहुंच जाए और ग्राहक जो है सेटिस्फाइड हो जाए। तो इसीलिए उसका भी ऑपरेशन का जो परिचालन, मतलब आप सोच सकते हो तरह बिक्री करना, उसका भी जो है प्रबंध करना पड़ता है। तो प्रबंध बहुआयामी है। नेक्स्ट आता है प्रबंध निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध कभी भी रुकता नहीं है ना। जैसे अगर प्रकृति का प्रबंध देखें तो ऐसा थोड़ी कि आज धरती घूमना बंद हो जाएगी। ऐसा होता है कि समुद्र आज इधर है, नहीं आज इधर आ जाएगा, नहीं, ऐसा तो नहीं है। गर्मी में गर्मी, सर्दी में सर्दी और बारिश में बारिश, ठीक है, यही चलता है अधिकतर। ओके, तो यानी कहने का मतलब है प्रकृति भी जो है निरंतर प्रोसेस करती रहती है, निरंतर प्रबंध करती रहती है। तो प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा थोड़ी है आज स्कूल के अंदर पढ़ाई होगी और दूसरे दिन नहीं होगी, सब मजे करो, ऐसा थोड़ी होता है ना। हॉस्पिटल के अंदर एक दिन इलाज होगा, दूसरे दिन भगा देंगे, ऐसा थोड़ी होगा। वहां पर हमेशा ही प्रबंध चलता ही रहता है। तो प्रबंध जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। प्रबंध प्रक्रिया निरंतर एकजुट लेकिन पृथक पृथक कार्य। प्रबंध के अंदर देखो ये कार्य किए जाते हैं: नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियुक्तिकरण और नियंत्रण। ये 5 कार्य, जिसको इंग्लिश में इसको नियोजन बोलते हैं। प्लानिंग मतलब नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन, ठीक है। और फिर आता है आपका डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मतलब ये निर्देशन, ठीक है। फिर आता है आपका नियुक्तिकरण मतलब स्टाफिंग, ठीक है। और फिर आता है कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण। ये सारे प्रबंध के कार्य हैं और प्रबंध ये कार्य करता रहता है, इस साइकिल के अंदर घूमता ही रहता है। और प्रबंध की ये सारे कार्य करता कौन है? प्रबंधक करता है। तो प्रबंधक ये सारे कार्य करता है। कौन कौन से? प्लानिंग यानी कि नियोजन, ऑर्गेनाइजिंग यानी कि संगठन, स्टाफिंग यानी कि नियुक्तिकरण, डायरेक्टिंग यानी निर्देशन, कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण। अभी बताता हूँ ये कैसे होता है। प्रबंधक जो होता है ये सारे काम करता है और प्रबंधक ही प्रबंध का कार्य करता है। प्रबंध अपने आप में तो होता नहीं है, उसको करने के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, उसको प्रबंधक बोला जाता है। तो प्रबंधक सबसे पहले क्या करता है? प्रबंध का कार्य करने के लिए नियोजन करता है। नियोजन मतलब प्लानिंग, कि अब क्या करना है, कि भैया हमको जो है अगले महीने जो है सेल बढ़ा के 1 लाख रुपए तक पहुंचाना है। तो ये प्लानिंग कर दी कि वो कैसे करना है। अब 1 लाख रुपए सेल करने के लिए प्लानिंग बना दी, ओके, ऐसे ऐसे काम करना पड़ेगा। अब ऑर्गेनाइजिंग,
ऑर्गेनाइजिंग मतलब लोगों को अपॉइंट, कौन सेल करेगा, कस्टमर कहाँ से आएंगे, और उत्पाद कौन सा होगा, वो प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, वो उत्पाद का निर्माण कैसे होगा, उसकी कॉस्ट कम कैसे होगी, ये सब ऑर्गेनाइजिंग करना, संगठन बना देना। फिर नियुक्तिकरण, अच्छे अच्छे मैनेजर, अच्छे अच्छे सेल्समैन को अपॉइंट करना, है ना, स्टाफिंग बोलते हैं, नियुक्त करना उनको, ताकि वो हमारी बिक्री को बढ़ाए, क्योंकि उनके पास अनुभव और एक्सपीरियंस होता है और स्किल्स भी होती है, योग्यता भी होती है। फिर डायरेक्टिंग, फिर उनको निर्देश देना कि ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, और फिर निर्देश देने के बाद में उनके ऊपर नियंत्रण भी रखना होता है कि वे अपना काम सही से कर सके, कंट्रोल भी रखना होता है। अब वह वापस वो 1 से 1 लाख रुपए की सेल का हमको गोल अचीव हो गया, ठीक है, अब प्रबंध रुकेगा नहीं, अब वापस प्लानिंग बनेगी कुछ नई, फिर वापस ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग, काम पूरा हो गया, फिर वापस प्लानिंग, तो ये चलता ही रहेगा, चाहे वो काम पूरा हो नहीं हो। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, और इस प्रोसेस को करवाता कौन है? प्रबंधक, और इस प्रोसेस को ही बोलते हैं प्रबंध, और इसलिए बोल रहा है ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये कभी रुकती नहीं है। नेक्स्ट आता है बेटा आपका प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है ना, ठीक है। प्रबंध मतलब कोई अकेला नहीं करता है, प्रबंध क्या है? एक सामूहिक क्रिया है, सब लोग मिलके प्रबंध करते हैं, है ना। जैसे अगर किसी मूवी की शूटिंग का आपको बताएं तो वहां पर एक मूवी की शूटिंग करने के लिए बहुत ज्यादा मैनेजमेंट की जरूरत होती है ना। वहां पर एक तो होता है कि अपने डायरेक्टर होता है जो पूरा डायरेक्ट करता है, ठीक है, स्क्रिप्ट राइटर एक तरीके से पूरी प्लानिंग करता है, ओके, और उसके बाद कैमरामैन शूटिंग करता है, सिंगर उस हिसाब से सॉन्ग बनाता है ना, और बहुत सारे जो लोग होते हैं इस प्रोसेस के अंदर लगे होते हैं, एक्टर एक्टिंग करता है ना। तो ये देखो आप देख रहे होंगे ना, जैसे बाहुबली की शूटिंग लग रही, कितने लोग हैं, आपको वहां पर जब शूटिंग पिक्चर अपन देखने जाते हैं मूवी, तब इतने लोग नहीं दिखते हैं, वो तो एक्टर ही दिखते हैं, लेकिन आसपास कितने लोग होते हैं जो पूरा मैनेज करके बैठे हैं, पूरा प्रबंध करके बैठे हैं, है ना, उनके इशारों पे सारा काम हो रहा है। तो ये एक सामूहिक क्रिया है, कोई अकेला मैनेजमेंट इतना नहीं कर सकता, ये सामूहिक क्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है, समूह में की जाती है, ओके। नेक्स्ट है आपका प्रबंध एक गतिशील कार्य है। प्रबंध क्या है? एक गतिशील कार्य। गतिशील मतलब डायनेमिक, इसको इंग्लिश में डायनेमिक बोलते हैं, ठीक है। मैं बताता हूं आपको क्या है गतिशीलता, क्या होती है। सबसे पहले डायनेमिक मतलब गतिशीलता। गतिशीलता का मतलब होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये बच्चे हैं, ये बहुत इनमें गतिशीलता होती है, बहुत ज्यादा गतिशीलता होती है। ये गतिशीलता क्यों होती है इनमें? क्योंकि इनमें एनर्जी बहुत होती है, बहुत ज्यादा एनर्जी से बच्चे भरे हुए होते हैं, है ना, ओके। अब बच्चे आपको पता है झट से रूठ जाते हैं, झट से वापस मान भी जाते हैं, है ना, क्योंकि वो एनर्जी से इतने ज्यादा भरे होते हैं और इनमें मोशंस बहुत ज्यादा होते हैं। मोशंस मतलब बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, है ना, कभी रोने लग जाएंगे, कभी हंसने लग जाएंगे, कभी खेलने लग जाएंगे, कभी लड़ने लग जाएंगे, और फिर भी एनी टाइम मस्त रहेंगे, कभी जिद करने लग जाएंगे, है ना, लेकिन उसके बाद भी उनमें एनर्जी की कोई कमी नहीं होती है। रोते भी हैं, हंसते भी हैं, खेलते भी हैं, दौड़ते भी हैं, उनको चोट भी लगती है, बहुत कुछ होता रहता है, मतलब उनमें परिवर्तन बहुत ज्यादा आते रहते हैं। वो एक ही प्रोसेस के अंदर नहीं होते हैं क्योंकि उनमें इतनी समझदारी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनमें एक चीज की कमी नहीं होती है, एनर्जी की, और वो हमेशा गतिशील रहते हैं। ऐसे के ऐसे एक व्यापार के अंदर, एक बिजनेस के अंदर, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर गतिशीलता की जरूरत होती है, क्योंकि एक व्यापार को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वातावरण, कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा, आसपास की जो कस्टमर बेस है, हर जगह चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं। तो आप प्रबंध जो है वो एक गतिशील कार्य है, मतलब आप प्रबंध करें उस टाइम भले कितनी चुनौतियां क्यों ना आ जाएं, कितने ही परिवर्तन क्यों ना आ जाए, कितनी टेक्नोलॉजी चेंज क्यों ना हो जाए, आपको हमेशा गतिशील रहना है, उस बच्चे की तरह उसी एनर्जी के साथ में। अब आप बोलोगे सर चेंजेस कहाँ होती हैं? होती है ना, देखो अभी बदल ही रहा है ना मामला। पहले ऑफलाइन कोचिंग चलती थी, अभी पूरा का पूरा क्या हो गया? ऑनलाइन हो गया। नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई पढ़ाने के तरीके आ गए हैं, नई चीजें आ गई है ना। पहले फॉर एग्जाम्पल के लिए एक ऑफलाइन कोचिंग होता था, आसपास के इलाके के बच्चे आते थे, अभी कोई एरिया है क्या? कितना ब्राइट हो गया है ना। अब जो रुक गया, जिसको लगा ये हो नहीं सकता वो बैठा है, जिसको लगता है ये हो सकता है वो कर रहा
है ना। तो जिसकी में एनर्जी होती है और जो गतिशील होता है वो कर लेता है, उन चुनौतियों का सामना भी कर लेता है, जितने भी परिवर्तन होते हैं उनको अपनाता जाता है। तो प्रबंध भी एक गतिशील कार्य है। ये प्रबंध अगर आप करते हैं ना तो इसमें क्या होता है, जितने भी वातावरण में बदलाव होते हैं, है ना, जितने भी बाह्य पर्यावरण मतलब आपके व्यापार से बाहर आपके ग्राहक, आपकी सरकार, आपके सप्लायर, बहुत लोग होते हैं, बैंक हो गई, लोन देने वाले हो गए, उधार देने वाले हो गए, उनमें बहुत ज्यादा परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है, ओके, जिसमें विभिन्न सामाजिक परिवर्तन होते हैं, आर्थिक परिवर्तन भी होते हैं, राजनीतिक परिवर्तन भी होते हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, इन सब का व्यापार पे इफेक्ट पड़ता है। तभी तो अभी देखा ना, कोविड चल रहा था, कैसे व्यापार बंद हो गए थे, ओके। तो इन सब परिवर्तनों का अगर आपको सामना करना है तो प्रबंध बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रबंध एक कैसी प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, जो इन सभी परिवर्तनों का एनर्जी के साथ सामना कर लेती है, ओके, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने दिया है, जैसे मैकडॉनल्ड्स जो है ये इंडिया में जब आया था तो यहाँ पर इनको एक परिवर्तन करना पड़ा बहुत बड़ा। वो इनको अपने मेनू कार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस करने पड़े, जो कि ये करते नहीं थे। लेकिन उसके बाद इन्होंने ऐसा नहीं बोला हम यहाँ आएंगे नहीं, उन्होंने बोला बिल्कुल परिवर्तन हम करेंगे, क्योंकि यहाँ के लोगों का टेस्ट, स्वाद, चटपटा बिल्कुल अलग है। तो उन्होंने उस हिसाब से उसके अंदर परिवर्तन करे, क्योंकि वो प्रबंध फॉलो करते थे। तो प्रबंध एक गतिशील कार्य है। नेक्स्ट आता है आपकी प्रबंध की विशेषता के अंदर, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। मतलब प्रबंध एक भूत की तरह है। मैं आपको ये याद रखने के लिए बोल सकता हूँ। आप बोलोगे सर क्या प्रबंध एक भूत है? नहीं, भूत की तरह मतलब यहाँ पर है कि प्रबंध कभी दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस होता है। भूत भी ऐसा ही होता है, दिखाई नहीं देता है लेकिन महसूस होता है। अगर आपको महसूस नहीं हुआ हो तो रात को अकेले 12 बजे कहीं निकल के देख लेना, महसूस हो जाएगा। ओके, मतलब महसूस किया जा सकता है। तो ऐसे कैसे प्रबंध भी एक अमूर्त शक्ति है, उसको आप देख नहीं सकते, लेकिन अगर कहीं पर प्रबंध हो तो उसको महसूस किया जा सकता है। उसका अनुभव, उसकी उपस्थिति का अनुभव जो है वो आपको हो जाता है ना। जैसे किसी शादी में आप जाते हो, अभी कोविड में तो दूल्हा अकेला ही जाके दुल्हन ले आता है, लेकिन पहले की जो शादियाँ होती थी वहाँ शादी महीने भर तक पूरे प्रोग्राम चलते थे। उसके बाद एक रिसेप्शन नाम की चीज़ होती थी जिसमें लोग जाते थे और खाना खा के आते थे। उसके बाद आके वो बोलते थे कि वहाँ की व्यवस्था कैसी थी, अच्छी थी या अच्छी नहीं थी। कई बार होता है ना, खाना तो बहुत बढ़िया था लेकिन व्यवस्था अच्छी नहीं थी, यानी कि प्रबंध अच्छा नहीं था। तो अनुभव हो गया ना कि वह प्रबंध था या नहीं था। इसीलिए प्रबंध का अनुभव हो जाता है, प्रबंध दिखाई नहीं देता। इसीलिए बोला है प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। ठीक है, ओके। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे प्रबंध के उद्देश्य। तो अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया, तो प्लीज़ आप लोग जो है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितने भी ग्रुप बने हुए हैं आपके हिंदी मीडियम के, उन सब मेरे प्यारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए, ताकि वे घर बैठ के अपनी आसानी से स्टडी कर सके। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, बाय।